मैं हूं सौरभ शर्मा। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर एनकाउंटर पर एक शब्द नहीं कहा, अब तक एक लाइन कहीं लिखी नहीं, न बयान दिया। तब भी फैसला बिल्कुल साफ है। आज योगी दो बार सामने आए और हमने योगी को दोनों बार बहुत गौर से सुना। योगी की एक एक बात को समझा। एनकाउंटर पर जितना हल्ला मचा है, जितनी थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं, हर थ्योरी का एक जवाब है और यह जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है। विकास दुबे जैसे अपराधियों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है। नियम वही है, कानून वही है, बस आदेश नया है, निर्देश नया है। बिना रूल बुक बदले योगी ने यूपी का रूल बदल दिया। 8 पुलिस वालों को विकास दुबे ने मारा, 6 का हिसाब पूरा हुआ। योगी आदित्यनाथ के फोल्डर में 6 फाइलें क्लोज हो गईं। जो बाहर बचे हुए हैं वो इस वक्त सेकंड की जिंदगी जी रहे हैं। किसी भी वक्त बड़े एनकाउंटर की खबर आ सकती है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के ऑर्डर का मैसेज एकदम क्लियर है। बहुत जल्द लुका छिपी का खेल खत्म होगा, सबकी क्राइम फाइल क्लोज होगी। गैंग्स ऑफ विकास दुबे के फरार गुर्गों का बचना असंभव है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। अपराधियों का पक्का इलाज सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, ये बात कंफर्म समझिए। योगी का ऑर्डर है, लिस्ट तैयार है, एक एक करके सबका नंबर आएगा। 7 दिन की डेडलाइन योगी ने तय की थी और 7 दिनों में विकास दुबे का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। गैंग्स ऑफ विकास दुबे का फुल एंड फाइनल हिसाब। माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी का बड़ा एक्शन। माफिया सुंदर भाटी के ठिकाने पर चला बुलडोजर। डॉन अतीक अहमद की क्राइम फाइल खुल गई। दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से निपट रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून के दुश्मनों का दम निकाल रहे हैं। लेकिन इसी वक्त मोदी और योगी की सियासी दुश्मन फुल एक्टिव है। तरह तरह की मनगढ़ंत कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन आपको अफवाहों के जाल से बचकर रहना है। ऐसा तभी होगा जब आप योगी के अगले एक्शन का प्लान समझेंगे। आप योगी के पिछले 8 दिनों के होमवर्क और हार्डवर्क को देखेंगे। 8 दिन में योगी ने क्या क्या किया, एक एक डिटेल आपको कुछ मिनट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आदित्यनाथ ने कुछ घंटे पहले जो कहा उसे सुनिए। प्रत्येक चुनौती से हम लोगों ने उसका मुकाबला करते हुए सफलतापूर्वक हम बाहर निकले हैं और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इस समय हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वह चैलेंज है, एक तरफ कोविड-19 के संक्रमण को रोकना, दूसरा बरसात के अत्यधिक बरसात को देखते हुए जितने भी विषाणु जनित बीमारियां, संचारी रोग हैं, इन सभी प्रकार के संचारी रोगों को भी प्रभावी ढंग से इसकी भी रोकथाम करना और इसकी रोकथाम करने की ही जिससे हम लोगों ने आज सेकंड सैटरडे था, सेकंड सैटरडे और संडे दोनों को उपयोग हमने किया, क्योंकि सरकारी कार्यालय ज्यादातर बंद होते हैं और ज्यादातर बंदी के दौरान हम लोग इस बात को ध्यान में रख करके कि कार्यालय बंद रहेंगे, सभी लोग घर में रहेंगे। अगर हम 2 दिनों के लिए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी बंद करके लोगों को घर में रखेंगे और स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का एक विशेष अभियान प्रदेश के अंदर चला लें। आज योगी आदित्यनाथ 2 बार कैमरे पर आए। योगी ने कई बातें बताई, लेकिन जो नहीं बताया वो हम आपको बताते हैं।
पिछले 8 दिन तक योगी आदित्यनाथ का बड़ा और कड़ा इम्तिहान चल रहा था। यह इम्तिहान देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मिली सबसे बड़ी चुनौती से निपटने का था। यह इम्तिहान 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से एक एक जान बचाने का है। इतना तो कर सकते हैं। उनके पिताजी का स्वर्गवास हुआ हो, पिताजी के अंत्येष्टि में जाने के बजाय ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए जिंदगी खपाने वाले योगी जी इस कोरोना से बचाने के लिए आपके साथ जुटे रहे। मैं योगी जी को अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इतनी संवेदनशीलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नजरिए से समझिए योगी आदित्यनाथ की परीक्षा कितनी बड़ी है। अस्पतालों की संख्या का बहाना बनाकर, अस्पताल में बिस्तरों की संख्या का बहाना बनाकर हम चुनौती को टाल देते हैं, लेकिन योगी जी ने ऐसा नहीं किया। योगी जी ने, उनकी सरकार ने हालत की गंभीरता को समझा। उन्होंने समझा कि इतने बड़े देशों की क्या हालत हो रही है, बड़े बड़े समृद्ध देशों की बर्बादी हो रही है, तो उन्होंने बुरा अंदाज लगा लिया और वे देखते हुए उन्होंने और उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया। क्वारंटीन सेंटर हो, आइसोलेशन की सुविधा हो, इसके निर्माण के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। 8 पुलिस वालों के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी ने पुलिस को फ्री हैंड दिया। अपराधियों का परमानेंट इलाज कराने के लिए आगे की रणनीति बनाई। इसे आप योगी के कमिटमेंट से समझ सकते हैं। 7 दिन में 8 शहीदों को इंसाफ दिलाने की कसम खाई। 7 दिन में विकास को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का वचन दिया। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना और सरकार का पक्ष एकदम साफ कर रखा है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभी मीटिंग में अफसरों से साफ कह रखा है कि अगर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई भी आरोपी अगर अपराध करता है तो उसे कानून के लिहाज से सख्त सजा दी जाएगी, भले ही वो कितना ही प्रभावशाली हो या फिर कितना भी शक्तिशाली हो। योगी ने जो कहा कमिटमेंट पूरा हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, तो इसका जवाब है योगी के पिछले 8 दिनों की टाइमलाइन। 3 जुलाई को योगी ने डीजीपी के साथ अहम मीटिंग की, कानपुर गए और गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया। कानपुर कांड में यूपी पुलिस के साथ एसटीएफ को भी लगाया। अफसरों को रिजल्ट आने तक कानपुर में कैंप करने को कहा। 8 दिनों में अफसरों के साथ 16 से ज्यादा मीटिंग की। गुजरे 8 दिनों में कोरोना और दूसरी फाइलें निपटाते रहे। टीम 11 के साथ रोज कोरोना की समीक्षा बैठक की। श्रावण महीने के पहले सोमवार को गोरखपुर भी गए। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये 8 दिन चुनौतियों से भरे थे। इन 8 दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। एक तरफ कोरोना था तो दूसरी तरफ प्रदेश की कानून व्यवस्था। इन 8 दिनों में मुख्यमंत्री योगी ने बड़े इम्तिहान का सामना किया। एक साथ कई मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्किंग स्टाइल के बारे में आपको पता है, लेकिन आज हम आपको योगी आदित्यनाथ की वर्किंग स्टाइल के बारे में बताते हैं। इन दिनों योगी आदित्यनाथ रोजाना 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। इसे यूं समझिए, योगी आदित्यनाथ रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद वो सुबह 5 बजे योग करते हैं। योग करने में उन्हें 1 घंटे का वक्त लगता है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1.5 घंटे पूजा अर्चना करते हैं। 8 बजे योगी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इसी दौरान अफसरों के साथ मीटिंग भी करते हैं। घर पर सुबह 9 बजे लोगों से मुलाकात करते हैं। करीब 11 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं। दिन में अफसरों के साथ कई राउंड मीटिंग होती है। ये मीटिंग रात 9 बजे तक चलती है।
लेकिन इन दिनों कोरोना के चलते रात 11 बजे तक मुख्यमंत्री सचिवालय में रहते हैं। रात 11:30 बजे लोक भवन से मुख्यमंत्री आवास लौटते हैं और करीब 12 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि योगी आदित्यनाथ कठिन तपस्या कर रहे हैं। इस तपस्या के पीछे एक मकसद है कोरोना से उत्तर प्रदेश में लोगों की जिंदगी बचाना, चाइनीज वायरस से आए रोजगार के संकट से निपटना। चाइनीज वायरल के खिलाफ उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल क्या है, इसी को 10 पॉइंट से आप समझ सकते हैं। मार्च में सीएम योगी ने स्पेशल टीम 11 बनाई। लॉकडाउन का सख्ती से पूरे प्रदेश में पालन, कोरोना मरीजों का सिर्फ हॉस्पिटल में इलाज, 1 लाख कोविड बेड अलग से तैयार, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट यानी ट्रिपल टी। महंगे वेंटिलेटर की जगह सस्ते वेंटिलेटर बनाए। 33 लाख प्रवासी मजदूरों की कड़ी निगरानी। 14 दिन का क्वारंटीन करवाया गया। प्रदेश में 60,000 निगरानी समिति बनाई गई। 2 लाख आशा बहुओं ने घर घर स्क्रीनिंग की। पहले चरण में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ साथ इनको भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई हमारी चली और ये कार्य हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। ये कार्य हम लगातार इन कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाए हैं। अब तक हम लोग 33 लाख ऐसे लोगों को भरण पोषण के भत्ते की सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। मनरेगा के 88 लाख लोगों को हम लोगों ने न केवल राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, अपितु प्रदेश के अंदर अब तक 18 करोड़ लोगों को 5 बार राशन की सुविधा मिल चुकी है। आज उत्तर प्रदेश में रोजाना 38,000 टेस्ट हो रहे हैं। तो कोरोना केस के मामले बढ़े तो लॉकडाउन का नया फॉर्मूला लागू किया। योगी आदित्यनाथ का कमिटमेंट एकदम साफ है। अगर कोरोना के खिलाफ योगी के युद्ध की रणनीति सॉलिड है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी की लाइन यही है, यूपी में रहना है तो शरीफ बनकर रहना है। अब तक 119 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। मैं लुढ़की हुई कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने, पटरी से उतर चुके विकास कार्यों को पुनः द्रुत गति से आगे बढ़ाने, लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर आम जन का जो विश्वास पूरी तरह समाप्त हो रहा था, उसे बहाल करते हुए इसे सुशासन के घोषित लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में सफलता प्राप्त की है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो या फिर कोरोना का, योगी मॉडल का ऑर्डर यही है कि कोरोना को हराएंगे और कानून के दुश्मनों को भी सबक सिखाएंगे। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सवाल उठाया गया कि यूपी एसटीएफ की टीम के पीछे चल रही मीडिया की गाड़ियों को क्यों रोक दिया गया। इसकी हकीकत चौंकाने वाली है। विकास दुबे को जब एसटीएफ की टीम उज्जैन से कानपुर ला रही थी, तब भी उसके गुर्गे, उसके शूटर पुलिस के काफिले का पीछा कर रहे थे। मीडिया की गाड़ियों के बीच विकास दुबे के शूटर्स की गाड़ियां भी चल रही थी। पुलिस ने विकास दुबे के 5 गुर्गों को मार गिराया था, 8 को गिरफ्तार कर लिया था। तब भी उसका यह सिस्टम खत्म नहीं हुआ था। सोचिए कितना खतरनाक गैंगस्टर रहा होगा वो। लेकिन विकास दुबे के मरने के बाद रातों रात एक दूसरा गैंग पैदा हो गया है, विकास दुबे प्रेमी गैंग। अब ये गैंग नया नैरेटिव सेट कर रहा है, गैंगस्टर के एनकाउंटर के बारे में झूठी बातें फैला रहा है। इनको भी एक्सपोज करना जरूरी है। एक गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ। उसकी बीवी ने कहा ठीक ही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? उस गैंगस्टर के बाप ने कहा बेटा क्रिमिनल था, उसे मरना ही था। तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है।
आज उसको मार दिया पुलिस ने, तो उस पर क्या कहना? हाँ तो ठीक किया, कहते तो हैं। विकास दुबे की मां को भी ये एनकाउंटर गलत नहीं लगा। सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है? कुछ लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो विकास दुबे के नाम पर सिंपैथी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। गजब गजब डायलॉग लिखे जा रहे हैं। अचानक रातों रात सोशल मीडिया पर विकास दुबे प्रेमी गैंग पैदा हो गया है। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। वो जुबान पर भारतीय संविधान का नाम लेते हैं और टारगेट पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस को रखते हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद शुरू हुए 100% पॉलिटिक्स को डिकोड करने का सही वक्त आ गया है, क्योंकि अगर नेता एक्सपोज नहीं होंगे तो फिर कोई और विकास दुबे पैदा होगा। सोशल मीडिया के बहकावे में मत फंसिए। 100 सेकंड सोचिए, क्या इतना कमजोर है भारत का लोकतंत्र जो एक राक्षस जैसे गैंगस्टर के एनकाउंटर से कमजोर पड़ जाएगा? क्या इतना कमजोर है भारत का संविधान जो एक हत्यारे की मौत से हिल गया? क्या मानव अधिकार सिर्फ एक अपराधी का होता है? 8 पुलिस वालों को कसाई की तरह काटा गया। उन शहीद पुलिस वालों के लिए कितने मानवाधिकार कार्यकर्ता तख्ती लेकर चौराहे पर खड़े दिखे आपको? सिलेक्टेड पॉलिटिकल एजेंडा के चक्कर में मत फंसिए। विकास दुबे का कैरेक्टर समझिए। विकास दुबे के वहशीपन को समझने के लिए हमने पिछले 15 साल की पूरी कुंडली खंगाली है। यूपी के हर थाने के क्राइम रिकॉर्ड को पढ़ा और समझा है। यकीन मानिए, विकास दुबे एक सेकंड जिंदा रहने लायक नहीं था। कानपुर, लखनऊ और सहारनपुर के 8 थानों में दर्ज उसके गुनाहों का काला चिट्ठा इसका गवाह है। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, जबरन वसूली, रंगदारी, छिनैती, दंगा, अवैध हथियार, जबरन कब्जा, 420, ठगी, जराइम पेशा का कोई भी अपराध ऐसा नहीं है जो विकास दुबे के नाम दर्ज ना हो। शिवली, चौबेपुर, काकादेव, कल्याणपुर, कोतवाली, बर्रा, शिवराजपुर और बेल्हौर, उत्तर प्रदेश के 8 पुलिस थानों में विकास दुबे के नाम पर कुल 60 मुकदमे दर्ज हैं। हमने इस हिस्ट्री शीट के अंदर जाकर देखा है, एक एक पन्ने को पलट कर चेक किया। 46 आपराधिक धाराओं के मुकदमे हैं। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के 20 केस हैं। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के 15 केस हैं। दंगा करने के 19 केस हैं। नार्कोटिक ड्रग्स के 2 केस हैं। आर्म्स एक्ट के 4 केस हैं। रासुका का 1 केस है। SC/ST एक्ट का 1 केस है। ये सब विकास दुबे की क्राइम फाइल के पन्ने हैं, जिनको यूपी STF की 4 गोलियों ने क्लोज कर दिया है। कानपुर के बिकरू गांव में इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर ने ग्राउंड तहकीकात की है। हमने पुलिस से बात की, बिकरू गांव के लोगों से विकास दुबे के बारे में पूछा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद बिकरू गांव के लोगों को आजादी मिली है। यकीन ना हो तो अपनी आंखों से देखिए। किस तरह का माहौल होता था, अब क्या राहत महसूस कर रहे हैं? अब साहब मुझको बहुत राहत है इस समय। जो है हमारा जो है मतलब यहाँ गांव का सारा सिस्टम है बदल गया। मतलब जो है यहाँ पहले उसके रहते से कोई आदमी जो है कभी मतलब उसके खिलाफ कोई बात नहीं कह पाता था, और कहीं भी कोई भी चीज हो तो उसके बगैर कोई मतलब यहाँ तक कोई थाने तक कोई इसकी बात नहीं जाती थी। अगर कोई आदमी जाता था तो उसको तुरंत या तो वहाँ मारा जाता था, या तो अगर वहाँ से बचकर आया तो यहाँ मारा जाता था। क्या नाम है आपका? छन्नूलाल। छन्नूलाल जी, किस तरह का आतंक था विकास दुबे का? विकास दुबे का आतंक था कि यही आतंक उन्हीं के कहो, उनकी ना कहो तो मार खाओ। जो वे कहे वही कहो, सांप कहे तो सांप कहो, बिच्छी कहे बिच्छी कहो, यही आतंक था। जो कहना है उन्हीं के कहो, अपन न जो लो। बहुत सुकून सर, जो है पूरे समाज को सुकून है और सब खुशी का माहौल बन रहा है। कोई टेंशन नहीं हो रही है। हमारी जांच पे भी यही निकला कि आदमी 100% राक्षस बन गया था। इसमें कोई शक ही नहीं है। विकास दुबे 0.01% भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करता। अगर इस बात में कोई शक लगे तो खुद विकास दुबे के पिता की बातों को सुन लीजिए। विकास ने हमारी कोई मददें नहीं कभी की, कोई मददें नहीं की। हमारी अब सेवा का समय, तब सेवा के समय में भी जो है वो अगर सेवा करता, और जब किसने करार किया था जब जेल में था तो उसने कहा था कि चप्पी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे।
तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है ये। आज उसका इनकाउंटर हो गया तो आपको क्या कहना है उस बात पर? आज उसको मार दिया पुलिस ने तो उस पर क्या कहना? हाँ तो ठीक किया, कहते तो हैं। विकास दुबे राक्षस था, वो किसी भी तरह की नरमी के काबिल नहीं था। ये बात विकास दुबे प्रेमी गैंग को भी पता है, लेकिन मोदी और योगी विरोध ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो एक क्रिमिनल की साइड में खड़े हो गए हैं। एनकाउंटर तो बहाना है, विकास दुबे प्रेमी गैंग का मोदी और योगी पर निशाना है। कानपुर में एनकाउंटर के एक दिन बाद विकास दुबे का राजपाट हिल गया। अपराध का उसका महल जमींदोज हो चुका है। उसके खूनी गिरोहों पर कानून का शिकंजा चल रहा है। पाप से कमाए विकास दुबे की दौलत पर ईडी ने जांच शुरू कर दी है। बिकरू गांव की संपत्ति के बाद लखनऊ में भी उसका महल जांच के दायरे में है। विकास दुबे की हिस्ट्री शीट का हर पन्ना खोला जा रहा है। विकास दुबे की 15 विदेश यात्राओं का पता लगाया गया है। विकास दुबे ने बिकरू से बैंकॉक तक नेटवर्क बना रखा था। उसने हाल ही में लखनऊ में 20 करोड़ की नई संपत्ति खरीदी है। विकास दुबे के गुर्गों की गिरफ्तारी हो रही है। जो हथियार नहीं डाल रहे हैं उनका एनकाउंटर हो रहा है। अलर्ट हो जाओ सभी लोग। मगर विकास दुबे प्रेमी गैंग एनकाउंटर को अलग रंग देने में लगा है। एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स का कलर चढ़ाया जा रहा है। विकास दुबे प्रेमी गैंग में वही लोग हैं जो मोदी और योगी सरकार के हर काम को टेलीस्कोप से देखते हैं और नुस्ख ढूंढने के लिए माइक्रोस्कोप निकालते हैं। एक साथ 8 पुलिस वालों के कातिल विकास दुबे से सहानुभूति रखने वालों को, उस राक्षस के प्रति सांत्वना जगाने वालों को कुछ तस्वीर देखनी चाहिए। एनकाउंटर में ढेर होने से पहले ये विकास दुबे के आखिरी वीडियो हैं। विकास दुबे महाकाल के मंदिर में घुसा तो वहां भी उसने लोगों को ठगा। महाकाल के मंदिर में वो झुका, भगवान महाकाल को प्रणाम किया, लेकिन उसकी मंशा पूजा नहीं थी। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास रुका, उनसे बातें करने की कोशिश करता रहा। विकास दुबे हर उस रास्ते पर घूमता रहा जहां मंदिर का सीसीटीवी कैमरा लगा था। ये दुर्दांत अपराधी चाहता था कि कैमरा उसे देख ले, उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर ले। जब इतने से भी उसका काम नहीं बना तो वो कहने लगा, देखो मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे महाकाल मंदिर में जाकर काल से बचना चाहता था। वो कानून को ढाल बनाना चाहता था, इसलिए उसने उज्जैन के मंदिर को चुना था। महाकाल के मंदिर में जाकर भी वो महाशातिर बना रहा। विकास दुबे की योजना यूपी पुलिस से बचने की थी, इसलिए वो एमपी में सरेंडर करने गया था। सरेंडर करने के बाद वो कानूनी दावपेच से यूपी आने से बचा रहता। बीमारी का नाटक करके जेल की जगह अस्पताल में पड़ा रहता। कोर्ट में मुकदमा शुरू होने पर गवाह और सबूत की मांग करता। विकास दुबे ने उज्जैन में भी वकील लगा रखे थे। उज्जैन में वो खुद 3 घंटे तक ऑटो में घूमता रहा, लेकिन उसके पीछे एक एसयूवी गाड़ी लगी थी जिसमें उसके गैंग के लोग बैठे थे। ऐसे ही पैतरों को अपनाकर पिछले 20 साल में वो अदना अपराधी से गैंगस्टर बना था। उसी विकास दुबे के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो हुआ गलत हुआ। लोकतंत्र, संविधान, मानवाधिकार और कानून की बात हो रही है। गोया कि एक अपराधी के मारे जाने से संविधान, कानून व्यवस्था और लोकतंत्र सब खतरे में पड़ गए। विकास दुबे प्रेमी गैंग के लिए डायलॉग लिखने वाले लोग एक ही हैं। इस गिरोह का सेंटर एक ही है। सबको डायरेक्शन एक ही जगह से आता है। उसी सेंटर से तय होता है कि किसको क्या डायलॉग बोलना है और क्या रिएक्शन देना है। यह गैंग विकास की हकीकत जानता है, लेकिन उस पर चुप्पी साध लेता है। दूसरों की जिंदगी को जहन्नुम बनाने वाला विकास दुबे जब तक जिंदा था तब तक कुछ इस तरह मस्ती करता था। गैंग्स ऑफ चौबेपुर का यह वीडियो विकास दुबे एनकाउंटर के बाद सामने आया है। इस वीडियो में विकास दुबे के साथ 2 लोग दिख रहे हैं।
अमर दुबे और अतुल दुबे। अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड मैन था। बिकरू गांव में उसने भी पुलिस पर गोली चलाई थी। अमर दुबे का भी एनकाउंटर हो चुका है। यह वीडियो अल्पसंख्यकों का एनकाउंटर होता है और यूपी पुलिस केवल मुसलमानों को मार रही है। अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उस गैंग ने अपना नैरेटिव बदल लिया है। विकास दुबे प्रेमी गैंग चित भी मेरी पट भी मेरी रखना चाहता है। वो एजेंडा सेट करने के मिशन में लगा है, लेकिन इस बार विकास दुबे के साथ साथ उनके एजेंडे का भी एनकाउंटर हो गया है। योगी के विरोधी मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान देते रहेंगे, लेकिन पुलिस का काम जारी रहेगा। देश के लिए अच्छा तब होगा जब सारे मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर विकास दुबे जैसे वायरस को खत्म करें। अच्छी खबर मुंबई से आई। मुंबई में सरकार उद्धव ठाकरे की है। मुंबई पुलिस ठाकरे को रिपोर्ट करती है, लेकिन मुंबई पुलिस ने विकास दुबे के एक गुर्गे गुड्डन त्रिवेदी को पकड़ लिया। अब यूपी पुलिस इसकी जांच करेगी और बहुत जल्द गुड्डन मुंबई से कानपुर आएगा। नाम अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी। काम गैंगस्टर विकास दुबे का खासम खास। विकास दुबे का खास त्रिवेदी मुंबई में मारा जाता, लेकिन बच गया। अगर ऐसा होता तो ये दुबे गैंग का ढेर होने वाला चौथा गुर्गा होता। आंखों पर चश्मा और सिर पर सफेद साफा, यूपी पुलिस का ये वांटेड क्रिमिनल गुड्डन त्रिवेदी है। अगर अमर दुबे विकास दुबे का राइट हैंड था तो गुड्डन त्रिवेदी लेफ्ट हैंड। विकास दुबे का खासम खास विकास के साथ पार्टियों में जाता, उसके साथ फोटो खिंचवाता, विकास दुबे के साथ साय की तरह रहता। इस पर एक तो नहीं, एक तो दर्जन भी नहीं, बल्कि हर उस गुनाह में ये शामिल था जो विकास दुबे ने किए। 2001 में राज्य मंत्री संतोष शुक्ला के मर्डर के मामले में इस पर इनाम भी रखा गया था और ये तब से फरार था। कानपुर शूटआउट के बाद जारी ये 15 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट थी। ये विकास दुबे की क्राइम कंपनी के सबसे बड़े मोहरे थे। सरगना विकास दुबे और उसके दो गुर्गे अमर दुबे और बउआ दुबे पहले ही ढेर कर दिए गए और अब उसका साथी गुड्डन त्रिवेदी मुंबई से गिरफ्तार हो चुका है। गुड्डन के पास विकास के कई राज हैं जो विकास दुबे नहीं बता सका, वो अब गुड्डन त्रिवेदी बताएगा। विकास दुबे से गुड्डन लगातार कांटेक्ट में था। गैंग के लोग कैसे हैं, किस हालत में हैं, कौन कहां है, विकास दुबे को गुड्डन एक एक अपडेट देता था और लेता था। 2 जुलाई के बाद से ही गुड्डन ने समझ लिया था कि अगर वो यूपी या उसके आसपास के इलाके में रहा तो पुलिस की गोली से उसकी मौत तय। इसलिए विकास दुबे के ड्राइवर के साथ वो भागा और थाने में जाकर छिप गया। गुड्डन और सोनू तिवारी घटना के बाद कानपुर से सुबह कार से निकले। पकड़े जाने के डर से गुड्डन ने अपना मोबाइल फोन कानपुर की एक दुकान में छोड़ दिया। सबसे पहले ये दोनों कार से मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे। दतिया में कार छोड़ दी, फिर ट्रक पर सवार होकर नासिक पहुंचे। नासिक में इन लोगों ने ट्रक बदला और दूसरे ट्रक के जरिए पुणे पहुंचे। पुणे से ठाणे जाने के लिए ट्रेन पकड़ी। ठाणे में बिकरू गांव के 2 लोग रहते थे। ये दोनों वहीं पर रुके। इनकी खौफ की वजह से लोग इन्हें मना भी नहीं कर सके। विकास दुबे के खास साथी और दाहिना हाथ कहे जाने वाले अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे थाने के कोलसेत इलाके से। दरअसल यहीं पर आकर कानपुर से फरार होने के बाद में गुड्डन त्रिवेदी उर्फ अरविंद रहा करते थे, साथ में उनका ड्राइवर सोनू भी था। और जो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने रही उसके मुताबिक कानपुर की हत्याकांड में ये दोनों ही शामिल थे। ये गिरफ्तारी जो है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोस्ट वांटेड लोगों की जो सूची जारी की थी, अपराधियों की जो सूची जारी की थी, उस सूची में गुड्डन की भी फोटो थी। और उस फोटो को देखने के बाद में मुंबई एटीएस को एक पुख्ता जानकारी मिली कि एक संदिग्ध पर्सन थाने के कोलसेत में रह रहा है। उसके बाद में एटीएस की टीम शुक्रवार रात वहां पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पर दबिश दी। दबिश देने के बाद में गुड्डन को जब हिरासत में लिया तो पूछताछ में जो है उन्होंने अपनी पहचान बताई कि वो गुड्डन त्रिवेदी है उर्फ अरविंद त्रिवेदी, जो कि विकास दुबे के साथी हैं। उनके साथ में सोनू तिवारी भी था। सबसे अहम बात यह है कि जिस शख्स के पास में ये दोनों लोग रह रहे थे कानपुर से फरार होने के बाद में, उनको भी हिरासत में लिया है। उनसे भी एटीएस पूछताछ कर रही है।
लेकिन उससे पहले यूपी पुलिस ने सभी राज्यों को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की पूरी लिस्ट भेज दी थी। मुंबई पुलिस पहले से अलर्ट पर थी क्योंकि उसके पास इनपुट था कि गुड्डन मुंबई के रास्ते पर है। 10 जुलाई की रात गुड्डन के ठाणे में छिपे होने की खबर एटीएस को मिली। महाराष्ट्र एटीएस उसे लगातार ट्रेस कर रही थी। एटीएस की जुहू यूनिट एक्टिव थी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को काम पर लगाया गया और गुड्डन त्रिवेदी धर दबोचा गया। पोस्टर उन्होंने जारी किया था, उसमें जो वांटेड एक्यूज के और वांछित सहयोगी और वांछित ऐसा वो पोस्टर में है, तो उसमें से एक का हमारे पास इंफॉर्मेशन आया था। वो यहाँ पे ठाणे मुंबई एरिया में है, जहाँ छिपने की कोशिश कर रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एटीएस के पास आई थी। तो उस एक आदमी को अभी हिरासत में लिया गया आज, और उसके साथ एक ड्राइवर था, उसको भी हिरासत में लिया गया। थैंक यू। गुड्डन के साथ विकास दुबे का ड्राइवर सोनू तिवारी भी गिरफ्त में आया है। विकास दुबे कहां जाता था, किन किन लोगों से मिलता था, किन नेताओं से साठगांठ थी, सोनू तिवारी ये सारे राज उगल सकता है। गुजरात से एक बड़ी और चौंकाने वाली पॉलिटिकल खबर है, इसको तफसील से आपको हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले देखिए आज का ओ माय गॉड।